90 के दशक में बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन कहलाने वाली और इस साल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने वाली ममता कुलकर्णी आज फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक बेतुके, बेबुनियाद और बकवास बयान के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले वो वीडियो देखिए और सुनिए ममता कुलकर्णी क्या कह रही है। मैंने ऐसा कोई कहा ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि सब देश के लोग और साधु संत विवेक का इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि मैं दाऊद को कभी मिली नहीं, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। और जिसने मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा वो नाम था विकी गोस्वामी, और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई एंटी नेशनल तत्वों में कभी उनका नाम आया नहीं। बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। और इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दाऊद इब्राहिम को अपने हिंदुस्तान का आतंकी समझती हूँ, और उसने काफी निर्दोष लोगों के उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट है, काफी निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं क्या मूर्ख हूँ तो उसको आतंकी नहीं कहने के लिए? वो सबसे बड़ा आतंकी अपने देश का, ठीक है ना। मैं तो विकी गोस्वामी के बारे में कह रही हूँ। मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा, कुछ समय तक वो भी था किया, उसको भी मैंने बाहर रख दिया। अभी कोई मेरे जीवन में उसका भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उनके बारे में उन्होंने दाऊद के बारे में दिखा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ। मैंने अपना जो बोलना है मैंने बोल दिया। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है हिंदुस्तान का, ठीक है ना। जय भवानी। ये वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। होना ही था। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ममता दाऊद इब्राहिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो भूल गई कि जिस दाऊद के बारे में वो ये बोल रही हैं, वो 1993 की मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है? अब सुनिए आगे क्या हुआ। जैसे ही इस बयान पर बवाल मचा, अगले ही दिन 30 अक्टूबर को ममता ने अपना यू टर्न ले लिया। उन्होंने एक नया वीडियो जारी करके सफाई देने की कोशिश की। इस बार उनका कहना था कि लोगों ने उनकी बात को गलत समझा है। उनका स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो विक्की की बात कर रही थी तो शुरू में उन्होंने साफ साफ दाऊद का नाम क्यों लिया? ये सफाई है या सफाई का बहाना? हालांकि विक्की गोस्वामी भी कोई दूध का धुला व्यक्ति तो है नहीं। वो एक ड्रग तस्कर है और डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन दाऊद, उसके बारे में आपको बताती हूँ, या कहें याद दिलाती हूँ। 2 मार्च 1993 को मुंबई में 12 बम धमाके हुए थे। ये सिर्फ कुछ धमाके नहीं थे, ये देश के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, होटल और हवाई अड्डे। एक ही दिन में 257 लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा घायल हुए। इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड था डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम। वही दाऊद जिसके बारे में ममता कुलकर्णी कह रही हैं, ही इज नॉट सम टेररिस्ट। क्या ये बयान किसी सन्यासी से सुनने लायक है? क्या ये उन 257 मासूमों के परिवारों का अपमान नहीं है? इस बम ब्लास्ट में शामिल याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फांसी की सजा सुनाई, जो 30 जुलाई 2015 को दी गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज भी भागे हुए हैं, कभी गिरफ्तार नहीं हुए। 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच गहरे संबंधों की कई कहानियां सामने आई, और ममता कुलकर्णी का नाम सिर्फ दाऊद से नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उनका नाम छोटा राजन से भी जोड़ा गया था। 1998 में चाइना गेट की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी के साथ मतभेद के बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। लेकिन कथित तौर पर छोटा राजन से धमकियां मिलने के बाद वो फिल्म में वापस आ गई। हालांकि ममता ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उनका दाऊद इब्राहिम से कभी कोई सीधा संबंध रहा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनके रिश्ते को लेकर है। 2016 में ठाणे पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया।
विक्की गोस्वामी को इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना गया और ममता कुलकर्णी का नाम भी इस केस में सामने आया। पुलिस के मुताबिक जनवरी और अप्रैल 2016 में केन्या के मोम्बासा में जो ड्रग स्मगलिंग की मीटिंग्स हुई, उनमें विक्की और ममता दोनों शामिल थे। कोलंबियन और मोरक्कन ड्रग डीलर्स भी इन मीटिंग्स में मौजूद थे। ममता का नाम सोलापुर की A1 लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर के रूप में था, जो विक्की गोस्वामी की कंपनी थी। पुलिस ने विक्की गोस्वामी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और ममता के लिए भी ऐसा ही इरादा था। इसके बाद ममता ने 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका दावा था कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उनका नाम विक्की गोस्वामी से जुड़ा है। 24 जुलाई 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर ममता के खिलाफ केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और को-अक्यूज्ड के बयान को सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब ममता कुलकर्णी ने कोई विवादित बयान दिया हो। 2016 में जब ड्रग केस की जांच चल रही थी, तब भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जो सुर्खियों में रहे। हालांकि दिसंबर 2024 में जब वो 25 साल बाद भारत लौटी, तब भी उन्होंने दावा किया कि विक्की गोस्वामी के अवैध बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता का सच में अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, तो 25 साल तक देश से बाहर क्यों रही? क्यों केन्या में विक्की गोस्वामी के साथ रहना पसंद किया? वो दावा करती हैं कि इस दौरान वो आध्यात्म से जुड़ी, लेकिन भारत क्यों नहीं लौटी? इसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में करण अर्जुन, चाइना गेट, बावजूद जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी बोल्ड इमेज और ग्लैमरस पर्सनालिटी के लिए उन्हें जाना जाता था। लेकिन 1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट ने उनके करियर को झटका दे दिया। फिल्म में छम्मा छम्मा गाना उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया, जबकि ममता आइटम नंबर्स की क्वीन मानी जाती थी। इससे नाराज होकर ममता ने राजकुमार संतोषी पर उनके स्क्रीन टाइम काटने का आरोप लगाया। ये विवाद उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ और इसके बाद नई फिल्में उन्हें मिलनी बंद हो गई। उनकी आखिरी सफल फिल्म थी छुपा रुस्तम, जो 2001 में आई थी। फिर 2002 में फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद वो अचानक गायब हो गई। फिर 2012-13 में वो पहली बार कुंभ में दिखाई दी, लेकिन फिर दुबई चली गई और सालों बाद जब वो वापस आई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदली हुई थी। जनवरी 2025 में उन्होंने महाकुंभ में संन्यास ले लिया और किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई। उन्हें महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षा दी गई और उनका नाम श्री यमाई नंदगिरी रखा गया। हालांकि फरवरी 2025 में एक और मोड़ आया जब ममता ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनसे समस्या है और इसलिए वो ये पद छोड़ रही हैं। अब साफ नहीं है कि वो अखाड़े में हैं या नहीं, लेकिन संन्यास की रस्म के दौरान ममता रोती हुई नजर आई थी। ये देखकर लगा कि शायद उन्होंने अपने पुराने जीवन से मुक्ति पा ली है। लेकिन दाऊद इब्राहिम पर दिए गए ताजा बयान से लग रहा है कि ममता का दिमाग अब भी उसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में है। एक सन्यासी से उम्मीद की जाती है कि वो सच्ची बात करे, समाज को सही राह दिखाए, लेकिन ममता ने क्या किया? एक आतंकवादी को नॉट सम टेररिस्ट कहकर उन हजारों परिवारों का अपमान कर दिया जिन्होंने 1993 के धमाकों में अपने करीबियों को खो दिया। ममता कुलकर्णी की इस हरकत से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने का मतलब यह है कि आप आतंकवादियों का बचाव करने लगे? दूसरा, अगर वो सचमुच विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी तो शुरू में साफ साफ ये कहा क्यों नहीं? क्यों दाऊद का नाम लेकर भ्रम पैदा किया? तीसरा और सबसे अहम सवाल, एक सन्यासी बनने के बाद भी क्यों ममता को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से लगाव है? क्या सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए सन्यासी बनने का नाटक कर रही हैं? 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस से लेकर ड्रग केस की आरोपी, फिर संन्यास और अब विवादित बयानों में फंसी ममता कुलकर्णी का सफर बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद कहानियों में से एक बन चुका है। उनकी असली जिंदगी सिनेमा के पर्दे से ज्यादा नाटकीय रही है और लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी और बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं।